हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पुनः सुबह का क्लास शुरू किए हैं और आपको ये वीडियो शाम को मिलता है 6 बजे। तो चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। अब देखिएगा, सबसे पहले एक नंबर जो लिखा हुआ है उसमें हम लोग सॉल्व करते हैं और सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्व। और हम लोग को सबसे पहले ज्ञात करना है एचसीएफ 12, 15 और 21। ठीक है, और इसके बराबर में हम लिखते हैं वाट। क्या लिखते हैं दोस्त? यानी कि अभी हम लोग को इसके बारे में पता नहीं। उसी प्रकार से हम लोग को एलसीएम भी ज्ञात करना है 12 का, 15 का और 21 का। ठीक है ना दोस्त? तो इसके बराबर में भी हम लोग क्या लिखते हैं? वाट। यानी कि अभी ये इसके बारे में पता नहीं। अब देखिए, अब तोड़ेंगे 12 को, तो 2 दूनी 4 अतिया 12। अब हम लोग तोड़ेंगे 3 गुणे 5। फिर हम लोग तोड़ेंगे 21 को, तो 7 गुणे 3 गुणे 7, 3 गुणे 7। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, कोई ऐसा संख्या नहीं है जो इसमें कॉमन है, लेकिन आपको पता होगा कि एक जो है हर एक में आएगा कि नहीं? यानी तीनों में एक आएगा, यानी कि एचसीएफ के जगह पर हमारा क्या आ जाएगा? एक। और अगर हमको एलसीएम ज्ञात करना होगा, क्या ज्ञात करना होगा? एलसीएम। तो एक, हाँ सॉरी 3, क्या हो जाएगा? 3। तो 3 एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब 3 है, देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। ठीक है, यही हमारा मिस्टेक हो। अब देखिए 3, 3 और 3, सब में 3 है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया? 3। अब एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे तो 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे और 7 करेंगे। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 तिया 60 और 60 में 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 420। यानी कि हमारा एचसीएफ कितना निकल गया? 3 और एलसीएम कितना निकल गया? 400। लिखेंगे अतः एचसीएफ 12, 15 और 21 बराबर में कितना? 3। एलसीएम 12, 15 और 21 इज इक्वल टू 420। ये हमारा इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। अब आपको क्या कर लेना है, आगे की जो भी चीजें हैं, आगे 2 बच रहे हैं, उसको भी एक बार देख लिया जाए। ठीक है, अब यहाँ आइए, सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में फिर हम लोग क्या लिखेंगे दोस्त? सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व लिखेंगे। लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एचसीएफ 17, 23 और 29 इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे? 1। फिर हम लोग लिखेंगे एलसीएम 17, 23 और 29 और फिर इसके बगल में वाट लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग को बारी बारी से तोड़ना है। 17 को तोड़ेंगे तो 1 गुना क्या हो जाएगा? 17। फिर हम लोग को 23 को तोड़ना है तो 1 गुने क्या हो जाएगा? 23। और फिर हम लोग को 29 को तोड़ना है तो 1 गुणे 29। आपको मैं बता रहा हूं, ये इसके एक भी गुणनखंड निकल नहीं रहे, एक तो सब में ही होता है, क्योंकि ये सभी के सभी जो है अभाज्य संख्या। क्या है दोस्त? अभाज्य संख्या। अब इसका जब हम एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ जो होता है वो सब में शामिल होता है, यानी कि सब में शामिल हो गया 1। अब पूछ रही है तो 1 होगा। अब अगर हम एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम की, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 17 गुने 23 गुने 29। अब आप लोग इसको गुणा करके बताइए कितना होगा। अब देखिएगा, अब हम लिखेंगे अतः, जल्दी इसको गुणा करिए। अतः एचसीएफ 17, 23 और 29 इज इक्वल टू 1। फिर लिखेंगे एलसीएम 17, 23 और 29 इज इक्वल टू, बताइए क्या लिखा है गुणा में? 11, 33
9, 11, 33, 9। तो देखिएगा ये इस प्रकार से आपको परीक्षा में बना के लेके आना है। जब परीक्षा में इस प्रकार से बना के आप आइएगा तो आपका मार्क्स एक भी नहीं कटेगा। बात समझ रहे हैं ना? देखिए हम कैसे बनाए, ठीक है, देख लीजिए। आइए दोस्त अगला चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है HCF 306,657 इज इक्वल टू 9 दिया है। तो एलसीएम 306 और 657 इज इक्वल टू क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्त, एलसीएम बराबर क्या होता है? सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे सॉल्व। क्या करेंगे? सॉल्व। अब एलसीएम बराबर होता है मेरे दोस्त पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बट्टा में क्या होता है? HCF। क्या होता है मेरे दोस्त? तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। तो पहली संख्या हो गया 306 और दूसरी संख्या हो गया 657 और इसका मल्टीपल करेंगे और मतलब भाग करेंगे किस चीज से? 9 से। माने इसका मल्टीपल करेंगे और फिर से भाग करेंगे। तो इसको काटेंगे तो ये 34 मर्थ में यानी 34 मर्थ में कट जाएगा। उसके बाद हमारे पास बच जाएगा 34 और 657। अब आप इसको गुणा करके जल्दी से बताइए, तब तक हम लिख रहे हैं। एलसीएम 306, ठीक है, 657 इज इक्वल टू 22, 33, 8। 22, 33, 8। तो यहां पर भी हम लोग लिख देंगे 22, 33, 8। यानी कि अब हमारा जो है एलसीएम जो है वो कितना निकल जाएगा? कोई दिक्कत? हमेशा यही फॉर्मूला प्रयोग करके आप बना सकते हैं। चाहे एगो फॉर्मूला वही भी बताइए किए थे दोस्त मतलब दो संख्याओं के गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, तो उस पर भी आप लोग बना सकते हैं। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगी कि नहीं, यही बताना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? सॉल्व। उसके बाद लिखेंगे संख्या इज इक्वल टू 6 के पावर n। जब हम इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणे में 3 आएगा और इसका पावर में होगा n, यानी कि 2 के पावर भी n और 3 के पावर भी n। अब यहां पर लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि कोई संख्या शून्य पर तब समाप्त होती है जब उसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों के धनात्मक गुणनखंड मौजूद हो। इसलिए 6 के पावर n यानी कि 2 इंटू 3 का पावर n इज इक्वल टू 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा, चाहे होगी, क्योंकि इसके हर के गुणन खंड में 2 और 5 के धनात्मक गुणनखंड
नहीं है। समझ गए? क्लियर? नोट में भी लिखवा दिए हैं, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर भी बता दिए। 2 सवाल इस पर पहले भी बना चुके हैं, तो फिर आज बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी। आइए दोस्त, अगला प्रश्न 6 नंबर देखते हैं। कह रहे कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 5 भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या तो है, लेकिन क्यों है? तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, आपको तो पता ही होगा कि हमारा पहला वाक्य सल्व होता है। सल्व लिखिए चाहे हल लिखिए। अब देखिए, तो पहला जो संख्या हमारे पास मिला है वो 7 मिला है, 11 मिला है, 13 मिला है, अब प्लस में क्या मिला है, 13 मिला है। बात समझ में आ रहा है? अब मैंने कहा मेरे दोस्त कि यहाँ पर 7 गुणे 11 गुणे 13 लिखा हुआ है, तो मैंने कहा कि 13 दोनों में से कॉमन हो जाएगा। यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है, तो 13 क्या हो जाएगा, कॉमन। अब यहाँ पर 7 गुणे क्या बच गया, 11, तो 11 7 क्या होता है, 77। अब प्लस यहाँ क्या बच गया, 1 नहीं बच गया, 1। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 13 हो गया गुणा, और यहाँ पर कितना हो गया, 78। 77 और 1 78। फिर अगला संख्या जो हमको मिला है वो मिला है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 5। यही ना मिला जी। अब जैसे ही हमने इसको देखा तो हमने कहा कि इसमें भी 5 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। बात बुझा रहा है? अब 5 जैसे ही कॉमन हुआ तो यहाँ पे 7 बच गया, 6 बच गया, 4 बच गया, 3 बच गया, 2 बच गया और 1 बच गया, प्लस में 1 बच गया, क्योंकि 5 कॉमन हो गया, इसीलिए इस लाइन में 5 नहीं आया है। बात समझ में आ रहा है? अब यहां पर ध्यान से देखिए, अब यहां पर 5 हो गया, अब इसको गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 छके 36, 36 में 4 से गुणा करेंगे 144, 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 2 30 और 7 और 3 10 और प्लस में 1। बात समझ रहे हो ना? अब इतना हो गया और इसको हम लोग को क्या करना है, 8 1 9 0 0 और 1, ठीक है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, गुणा कर देना है। अब जैसे देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे, 9 पचे 45 और 10 पचे 50। बात समझ रहे हो ना? अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए 13 अठे 104 और 13 सते 91 या 10 101, यानी कि 1014 कितना आ जाएगा। अब देखिएगा, अब यहां पर देखिएगा 1014 और 50 45 दोनों भाज्य संख्या है, ठीक है, क्योंकि इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देखिए इसमें देखिएगा, ये भी कट जाएगा, ये देखिए 45 है लास्ट में, तो इसको हम लोग चाहेंगे तक कट जाएगा कि नहीं, ये 5 से ये कट जाएगा कि नहीं, सोच कर देखिए। तो जैसे कट गया तो भाज्य संख्या हुआ कि नहीं, इसीलिए हम लिखे हैं कि इसके क्या है, 1 से अधिक, क्योंकि इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब 1 से अधिक गुणनखंड है, इससे सीधा लिख देंगे 1 से अधिक गुणनखंड है, यानी कि जिसका गुणनखंड रहता है उसे हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, अगर हम चाहेंगे इस टोटल को तो 13 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। देखिए जो कॉमन के रूप में आया है उससे ये संख्या डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगी। ये टोटल जो संख्या है, जैसे मैंने कहा कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, फिर मैंने कहा कि ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, हो सकता है कि नहीं। तो अब जैसे ही संख्या डिवाइड हो गया तो वो क्या हो जाएगा, भाज्य होगा कि नहीं।
क्योंकि भाज्य संख्या का अर्थ होता है जो किसी संख्या से भाग लग जाए, यानी इसका एक से अधिक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, यानी उसका एक से अधिक गुणनखंड हो। भाज्य संख्या का परिभाषा जानते हैं ना, ऐसी संख्या जिसका एक से अधिक, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि एक से अधिक गुणनखंड है, इसलिए क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 है, 5 से इसमें भाग लग जाएगा पूरा, पूरा रहेगा तो 5 में 5 से कट जाएगा कि नहीं, हाई पूरा रहेगा तो 13 से कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा, तो इसलिए ये भाज्य है। समझ में आ गया, यहाँ पर लिख दिए हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, अब देखिएगा दोस्त, एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। अब सुनिए, अब मान लीजिए कि जो मैदान है उसके चारों तरफ ये वृत्ताकार क्या हो गया, पथ हो गया। अब देखिए यहां से एक आदमी दौड़ेगा, ठीक है, आगे बढ़िए, फिर अगले जगह से एक आदमी दौड़ेगा, पढ़िए। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अब देखिए सोनिया नाम की एक लड़की है, क्या नाम है उसका, उसको एक चक्कर इसका पूरा करने में कितना मिनट लगता है जी, 18 मिनट। आगे बढ़िए। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब एक रवि नाम का लड़का है, उसको 12 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट का समय लगता है, 12 मिनट का। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना। अब देखिए, यानी यहां से ये ओ बिंदु से स्टार्ट किए थे और इनका टाइम भी क्या था भाई, सेम था, यानी कि ए बिंदु से चले थे सोनिया और रवि, और दोनों का टाइम क्या था, इक्वल था, यानी कि जिस समय से वो चले थे, यानी जिस समय से वो दौड़े थे, वो दोनों समय दोनों का क्या था, एक ही साथ था। लेकिन कारण यह है कि एक बंदा जो है वो तेज दौड़ रहा है और एक जो है स्लो दौड़ रहा है। इसका मतलब है कि अगर वो लोग ज्यादा देर तक दौड़ेंगे तो एक समय आएगा कि वो लोग, मतलब एक जो ज्यादा तेज दौड़ रहा है वो ज्यादा चक्कर लगा लेगा, एक ऐसा वक्त आएगा कि नहीं। मान लीजिए कि यहां से अगर दौड़ना स्टार्ट किया गया, तो अगर एक आदमी जो है वो 18 मिनट में दौड़ रहा है तो उसको यहां पहुंचने में 18 मिनट लगेगा, एक आदमी 12 ही मिनट में पहुंच गया है तो अगले 6 मिनट में तो यहां आ गया होगा ना, अभी नेगुड़ा यहां पे पहुंचेगा। बात समझ रहे हो ना। तो इस तरह के प्रश्न जब भी आ जाएंगे आपके सामने तो आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकाल देना है। क्या करना है, एलसीएम। तो सबसे पहले एलसीएम हम दो तरह से निकाल सकते हैं। कितने तरह से निकाल सकते हैं, दो तरह से, एक भाग विधि से भी और एक गुणनखंड विधि से भी। तो भाग विधि से ये वाला होता है आप बचपन में पढ़ चुके हैं। तो 2 से करेंगे 9 और यहाँ पर क्या करेंगे 6, फिर 3 से 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6। अब देखिए 2 तिया 6, 6 तिरका 18, 18 दूनी 36, यानी कि दोनों पुनः एक समय में ये लोग कितने मिनट के बाद मिलेंगे, 36 मिनट के बाद ये लोग मिलेंगे। कितने मिनट के बाद मिलेंगे, क्योंकि देखिए ये 18 मिनट में एक चक्कर लगाएगा और फिर 18 मिनट में एक चक्कर लगाएगा, तो ये 2 चक्कर लगा करके यहाँ आकर के क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। टंगड़ी फाड़ देंगे साहब। एक बार चक्कर लगाएगा 18 मिनट में फिर यहां से एक बार और चक्कर लगाएगा तो वो 18 मिनट, यानी 36 मिनट में 2 चक्कर लगा करके यहाँ क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। लेकिन इस 36 मिनट में ये 3 चक्कर लगा करके यहीं पे इसे मिल जाएगा। बात समझ रहे हो ना। अब सोच रहे होंगे सर इसको और किस तरीके से बना सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप जानते ही हैं सॉल्व। क्या लिखेंगे, सॉल्व। अब लिखेंगे 18 और क्या लिखेंगे 12, यहाँ पर क्या लिखेंगे एलसीएम, अब बराबर में क्या लिखेंगे वाट। अब 18 को तोड़ेंगे तो 2 और 3 गुणे 3, और उसके बाद कितना तोड़ेंगे 12 को, किस चीज को तोड़ेंगे 12 को। अच्छा एक बार और इसको ऐसे लिख देते हैं, पहले 2 के पावर 1 और 3 के पावर 2। 12 को देखिए 2 दूनी 4 तिया 12, इसको लिखेंगे 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1। तो मैंने कहा था कि एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम निकालना है 18 और 12 का। तो बड़ा पावर, तो बड़ा पावर क्या, 3 का पावर 2 और 2 के पावर 2। तो देखिए 3 का पावर 9 और 2 का पावर 4, तो 9 चौका 36, यानी कि 36 मिनट बाद ये दोनों क्या करेंगे, पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद। आंसर मिला लीजिए।